इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई उपस्थित हूँ अपने नए प्रोजेक्ट के साथ। अर्थशास्त्र के परिचय पाठ से 21 महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा 2020-21 के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, सबको नमस्कार। आज हम 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। हमने ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र के परिचय पाठ से चुने हैं आपके लिए, और मैं समझता हूँ कि यदि कई बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो उस समय आपके बहुत काम आने वाले हैं। मेरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे करके इनका अध्ययन कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? प्रोफेसर मार्शल, एडम स्मिथ, प्रोफेसर पिंगू, प्रोफेसर रॉबिन्स। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। इनकी पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसी पुस्तक का जो प्रकाशन है 1776 में किया गया था। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी के साथ अर्थशास्त्र का जन्म होता है और इसीलिए एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। इससे पूर्व अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं था, एक स्वतंत्र विषय नहीं था। पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। इसका अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के साथ साथ होता था। आज अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय है, तो इसका श्रेय प्रोफेसर एडम स्मिथ को जाता है और इसीलिए प्रोफेसर एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक भी कहलाते हैं। और इनकी जो पुस्तक है, मैंने आपको बताया कब और क्या नाम है उसका, कब प्रकाशित हुई। तो मैंने आपको बताया कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आर्थिक समस्याओं की जननी है। बचत है, दुर्लभता है, दुर्लभता को हम सीमितता भी कहते हैं, लाभ है या अत्यधिक मांग है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आर्थिक समस्याएं होती हैं वो दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है, सीमितता के कारण उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हमारे साधन और समाज के साधन दोनों के ही दुर्लभ है, सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र, यहाँ रिक्त स्थान दिखाया गया है, विज्ञान है। आपको बताना है किस प्रकार का विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है, आर्थिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, मार्शल की परिभाषा याद है आपको? मार्शल ने क्या कहा है? मार्शल की परिभाषा, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में सामान्य सामाजिक वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। यह बताता है मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है, किस प्रकार व्यय करता है। एक और तो ये मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, दूसरी और जो अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। ये जो परिभाषा है उन्होंने इंडस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक में दी।
औद्योगिक अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से आर्थिक क्रिया कौन है? तो आर्थिक क्रिया विनिमय, फर्स्ट, सेकंड वितरण, फिर उपभोग, उपरोक्त सभी। तो आप जानते ही हैं कि विनिमय में भी आर्थिक क्रिया है। विनिमय जो है उसमें क्या होता है? विनिमय में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, अदल बदल की जाती है। दो पक्षों के बीच होने वाला ऐच्छिक वैधानिक पारस्परिक हस्तांतरण विनिमय कहलाता है और अर्थशास्त्र का विभाग है। वितरण में उत्पादन के साधनों में शुद्ध उत्पादन का वितरण किया जाता है, शुद्ध उत्पत्ति का वितरण किया जाता है, जो लाभ होता है उसका वितरण किया जाता है। उपभोग में हम वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं। ये सारी जो भी हैं उपरोक्त सभी क्या हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समूह के रूप में, यहाँ पे समूह पे एक मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, समूह के रूप में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। समूह सामूहिक रूप से या कुल का अध्ययन कौन करता है? समिष्ट अर्थशास्त्र करता है या विशिष्ट अर्थशास्त्र करता है या साधन कीमत सिद्धांत या वस्तु कीमत निर्धारण? तो आगे जान लीजिए कि समिष्ट अर्थशास्त्र में हम समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं। समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं, कुल का अध्ययन करते हैं। जैसे कुल बचत, कुल विनियोग, कुल सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक उत्पादन इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय और निर्धारण भी इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह आपका हो गया है समिष्ट अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ उपरोक्त सभी। यहाँ अर्थशास्त्र एक कैसा विज्ञान है? यहाँ पे आपको बनना है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ये वाला। इसके अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। समस्त आर्थिक क्रियाओं की जननी क्या है? दुर्लभता, जिसको हम सीमितता भी कहते हैं। सीमितता है ना, इसी के कारण आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत रोजगार, व्यक्तिगत निवेश, व्यक्तिगत बचत, है ना, कोई व्यक्तिगत फर्म, किसमें करेंगे? तो विशिष्ट अर्थशास्त्र में करते हैं। विशिष्ट अर्थशास्त्र में, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। विशिष्ट अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो, अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। माइक्रोस्कोप सुना होगा आपने, इसको व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहेंगे, है ना। व्यापक अर्थशास्त्र तो समिष्ट अर्थशास्त्र हुआ, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशिष्ट अर्थशास्त्र हुआ। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये आंसर आपका सही है, सेकंड नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? विज्ञान दो प्रकार का होता है ना। विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है आदर्श विज्ञान, और दूसरा होता है वास्तविक विज्ञान।
आपको मैंने विज्ञान की परिभाषा बताई है दो अर्थों में, संकीर्ण अर्थ में और व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ में किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध, विज्ञान का ज्ञान कैसा होता है? क्रमबद्ध। ठीक है, और व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित। ठीक है, पूरा ज्ञान विज्ञान का व्यवस्थित होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो प्रकार का होता है विज्ञान। अर्थशास्त्र का ज्ञान क्रमबद्ध भी है और व्यवस्थित भी है। अर्थशास्त्र के समस्त ज्ञान को 5 भागों में बांटा गया, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, 5 भागों में। और इसीलिए अर्थशास्त्र व्यापक दृष्टि से भी देखा जाए, यानी कि व्यापक परिभाषा के विज्ञान की व्यापक परिभाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्थशास्त्र विज्ञान है। और संकीर्ण अर्थ में किसी भी, यानी कि क्रिया और कारण के पारस्परिक संबंध के आधार पर परिणाम की व्याख्या करने वाला शास्त्र विज्ञान कहलाता है। तो अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो क्रिया और कारण के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हैं, किंतु भौतिक विज्ञानों की तरह सत्य नहीं होते हैं। विज्ञान के जो नियम होते हैं अटल होते हैं, अडिग होते हैं, शाश्वत होते हैं। प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक विज्ञान की अपनी प्रयोगशाला होती है जिसमें उनकी सत्यता को सिद्ध किया जा सकता है। ये सारी बातें आपको बताई हैं। मार्शल अर्थशास्त्र को दोनों प्रकार का विज्ञान मानते हैं, अर्थात आदर्श विज्ञान भी मानते हैं, वास्तविक विज्ञान भी मानते हैं। आदर्श विज्ञान वास्तविक विज्ञान क्या है प्रश्न का उत्तर देता है। क्या है इस प्रश्न का उत्तर देता है। कैसा है, क्यों है, कहां है, क्या है, इस प्रश्न का उत्तर वास्तविक विज्ञान देता है। क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आदर्श विज्ञान देता है। और जैसे बेरोजगारी क्या है, क्यों है, बेरोजगारी के क्या कारण होते हैं, तो वास्तविक विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर देगा। लेकिन बेरोजगारी खत्म करने के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर वास्तविक विज्ञान नहीं देता। कौन देगा? आदर्श विज्ञान देगा। तो मार्शल, प्रोफेसर पीगो, कैलान इत्यादि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान दोनों प्रकार का विज्ञान मानते हैं, लेकिन रॉबिन्स केवल अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं। यहां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? केवल आदर्शात्मक, अब आंसर आप आराम से दे सकते हैं। केवल वास्तविक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान में जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, चिकित्सा विज्ञान इत्यादि वास्तविक विज्ञान है। और आपको मालूम है कि इसमें अर्थशास्त्र भी आता है, तो इसलिए अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों है। तो आपका आंसर कौन सा है? 4th नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, उत्पादन संभावना वक्र का आकार यानी कि ढाल कैसा होता है? यहाँ चित्र में मैं बता दे रहा हूं, ये उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, यहाँ पर गेहूं है, यहाँ कपास है, कपास। ठीक है, कपास मतलब रुई, YOX, दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को यानी बताता है। यदि कोई बिंदु यहाँ है, जैसे ये बिंदु है, ये S है, तो इसका मतलब यह है कि कुशलतम पूर्वक साधनों का प्रयोग नहीं हो रहा है। इस रेखा का कोई बिंदु इस बात को बताएगा, जैसे A, B और C बिंदु बताता है कि साधनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा है, और D बिंदु बताता है कि
इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है अवनतोदर होता है। ठीक है, और इस चीज को समझ लीजिए, जैसे ये वक्र है P1 और S, अब नया वक्र ये वाला बन गया, दूसरा वक्र हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि साधनों में वृद्धि हुई है ना, इसलिए नए बिंदु प्राप्त हो जाएगा, नया उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर बनेगा, और यदि साधनों में गिरावट आई है तो नीचे की ओर बनेगा। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, साधनों की कमी के कारण नीचे और साधनों की वृद्धि के कारण ऊपर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र का आकार यानी ढाल कैसा होता है, अवनतोदर होता है। ठीक है, आंसर लिख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में क्या आता है। ठीक है, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को विशिष्ट अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कीमत सिद्धांत, उत्पादन सिद्धांत, वितरण सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो देखिए, कीमत सिद्धांत वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, ठीक है, ये तो इसमें आएगा ही। आंशिक संतुलन इसमें आता है। उत्पादन सिद्धांत इसमें आते हैं। वितरण के सिद्धांत, आय, लगान, लाभ, ब्याज के सिद्धांत जो है इसमें आते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। ठीक है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, वस्तु के उत्पादन के लिए, एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए वाई की त्यागी जाने वाली मात्रा कहलाती है क्या? सीमांत लागत कहलाती है, औसत लागत कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है, क्या कहलाती है? तो है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं कहलाती। तो आप ये क्वेश्चन जो है आपको हमने बहुत समझाया है। यदि हमारे पास एक्स वस्तु का और वाई वस्तु का उत्पादन हम कर रहे हैं, ये गेहूं है, ये चावल है। अगर हम गेहूं की मात्रा बढ़ाते हैं अपने खेत में, इसको गन्ना समझ लीजिए बेटा, है, क्योंकि गेहूं और चावल एक साथ नहीं होते। गन्ना और चावल एक साथ, गन्ना और गेहूं एक साथ हो सकता है। तो एक्स वस्तु को आप गेहूं समझिए और वाई वस्तु को गन्ना। अगर हम अपने खेत पे सब पे गेहूं बोए तो गन्ना नहीं होगा, और सब पे गन्ना बोए तो गेहूं नहीं होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि गेहूं अधिक हो तो अधिक भूमि पर गेहूं बोएंगे और गन्ना कम भूमि पर बोएंगे। ठीक है, ऐसे में मान लीजिए हमने आधे खेत पे गन्ना बोया, आधे पे गेहूं बोया। अब अगर हम चाहते हैं कि गेहूं की मात्रा अधिक बोए, यानी एक्स को अधिक मात्रा में बोए, तो हमें गेहूं से भूमि हटानी पड़ेगी और एक्स पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी गेहूं के उत्पादन में लगानी पड़ेगी। इससे गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा, तो इस वाले गन्ने का उत्पादन कम हो जाएगा। जब गन्ने का जो उत्पादन कम होगा वो एक्स की अवसर लागत कहलाएगी। तो एक्स वस्तु के लिए वाई की त्यागी जाने वाली मात्रा अवसर लागत कहलाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा देखिए, अवसर लागत। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर तीसरा सही है। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा, यहां से देखिए 11वां क्वेश्चन है, साधनों के वितरण की समस्या इनमें से कौन सी है? कौन सी समस्या है? साधनों के वितरण की समस्या। साधनों के वितरण की समस्या अर्थात अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याएं साधनों के वितरण की समस्याएं हैं। क्या उत्पादन किया जाए, अर्थात किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जिनका समाज जो भोग करता है उनका उत्पादन होता है। उत्पादन कैसे किया जाए? दो प्रकार से होता है। एक तो श्रम प्रधान तकनीक द्वारा,
दूसरा पूंजी प्रधान तकनीक द्वारा। मतलब आप जो हैं, अगर आपके देश में जनसंख्या ज्यादा है तो आप श्रम मजदूरों को ज्यादा लगाएंगे और श्रम प्रधान तकनीक को अपनाएंगे। उत्पादन किस प्रकार किया जाए कि जो समस्या है उसका संबंध इनसे है। श्रम प्रधान तकनीक से किया जाए या पूंजी प्रधान, यानी मशीनों के द्वारा किया जाए या श्रमिकों के द्वारा किया जाए। यदि देश में जनसंख्या ज्यादा है तो श्रम प्रधान तकनीक अपनाना उपयुक्त होता है। यदि जनसंख्या कम है और पूंजी ज्यादा है तो मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाना सही होता है। तो यहाँ पे ये समस्या भी साधनों के वितरण से संबंधित है। उत्पादन का वितरण कैसे करें, जो उत्पादित माल है उसको कैसे दूसरे लोगों को उपभोग हेतु प्रदान करें, ये भी राष्ट्रपति की केंद्रीय समस्या है। तो उपरोक्त सभी का अध्ययन इसमें किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या, हमारे साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं व वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। ठीक है। और एक की पहली बात। दूसरी, आवश्यकताएं हमारी कैसी होती है, साध्य कैसे होते हैं, अनंत होते हैं। अनंत, ठीक है, अनंत होते हैं। सीमित साधन से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए हमें चयन करना पड़ता है। और चयन की यही समस्या आर्थिक समस्या। यहां क्या पूछा गया आपसे, आर्थिक समस्या क्या है। साधन, सीमित साधन, अनंत साध्यों का होना, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का होना। तो ये तीनों ही आर्थिक समस्या के अंग हैं। ठीक है। उपरोक्त सभी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। मैंने अभी सबसे शुरू में यही बताया था कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ की लिखी पुस्तक है। 1776 में प्रकाशन हुआ इसका। ठीक है। राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज 17। तो ये एडम स्मिथ जो है, ठीक है, इसके लेखक हैं। समाजवादी समाज का प्रमुख मुख्य औजार क्या है, मुख्य यंत्र क्या है, मुख्य औजार क्या है। तो आर्थिक नियोजन, समाजवादी समाज जो होता है, समाजवाद जो होता है उसमें केंद्रीय योजना की बनाई जाती है जिसको सरकार बनाती है या सरकार की कोई एजेंसी बनाती है। ठीक है। तो आर्थिक नियोजन समाजवाद का मुख्य यंत्र है, मुख्य औजार है। पूंजीवाद में बाजार तंत्र होता है, खुला बाजार होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन अर्थशास्त्र को वास्तविक या सकारात्मक विज्ञान मानता है। वास्तविक विज्ञान किसने माना अर्थशास्त्र को, मार्शल ने तो माना नहीं। मार्शल तो दोनों प्रकार का मानता है, तो पिंगू उनके शिष्य हैं तो वो कैसे मान सकते हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन, प्रोफेसर किन्स नहीं, रॉबिन्स, मार्शल, पिंगू। तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक का नाम क्या है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत, धन का विज्ञान, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ठीक है। कौन सा नाम है। और चौथा है आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं स्वभाव, यानी प्रकृति मतलब स्वभाव पर के स्वभाव एवं महत्व पर एक निबंध, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये पुस्तक तो रॉबिन्स की है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स,
धन धन का शास्त्र, ये तो एडम स्मिथ की है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये प्रोफेसर पीहू की है। तो यही तो बची अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किसकी पुस्तक है? मार्शल की पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में। और ये जो पुस्तक है, ये वाली आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध, ये रॉबिन्स की पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1932 में हुआ है। इनको जरूर याद कर लेना बेटा। अच्छा, एक जरूर याद कर लेना। रॉबिन्स की पुस्तक का क्या नाम है? कब प्रकाशित हुई? 1932 में। आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? समाज में, हमारे विश्व में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। रूस जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का देश है, जबकि चीन भी ऐसा ही है। अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र है, फ्रांस, इंग्लैंड पूंजीवादी राष्ट्र है। किंतु भारत कैसा है? यहाँ समाजवाद और पूंजीवाद दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र साथ साथ होता है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये थर्ड जो उसका ऑप्शन है ये सही है। 19वां क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषा किसने दी है? ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने तो पढ़ाया था भाई। प्रोफेसर जेनकिंस नहीं, प्रोफेसर जेवंस नहीं, प्रोफेसर जेके मेहता। यस, कौन है जेके मेहता? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जेके मेहता। ठीक है, मार्शल ने तो कल्याणकारी परिभाषा दी है। तो कौन हुए? प्रोफेसर जेके मेहता। जेके मेहता की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचाने के लिए एक साधन के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20। किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर बिपिन चंद्र पाल को, प्रोफेसर जेके मेहता को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, चाणक्य को। तो चाणक्य तो बहुत पुराने हैं, उनका मतलब ही नहीं। और ये भी नहीं, अभी मिला है चूंकि। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, प्राप्त हुआ है। वैसे तो बहुत सारे भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार केवल डॉक्टर अमर्त्य सेन को प्राप्त है। प्रश्न 21। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्र ने दी है? प्रोफेसर सेठ, प्रोफेसर सैमुअल्सन, प्रोफेसर गुन्नार मिडेल, उपरोक्त सभी। तो इन सभी ने अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा दी है। और इसका जो आंसर होगा फोर्थ होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो सैमुअल्सन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। सैमुअल्सन की परिभाषा क्या है, याद करेंगे आप। सैमुअल्सन ने विकास केंद्रित परिभाषा दी है। रॉबिन्स की परिभाषा और सैमुअल्सन की परिभाषा में मूलभूत अंतर यह है कि रॉबिन्स की परिभाषा स्थितिक दृष्टिकोण वाली है, जबकि सैमुअल्सन की परिभाषा प्रायोगिक दृष्टिकोण वाली है। ठीक है, क्या है परिभाषा? है ना, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समय अवधि में उन्हें विभिन्न वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में लगाने तथा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के मध्य बांटने हेतु किस प्रकार करते हैं। ऐसा चाहे वो द्रव्य के माध्यम से करें अथवा इसके बिना। ठीक है, यह साधनों के बंटन के स्वरूप में सुधार करने की लागतों और उपयोगिताओं का विश्लेषण करता है। ये परिभाषा आपको याद करनी है।
हमने क्लास में बहुत अच्छी करके समझाई है। ये 21 क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आप वो याद करेंगे, बार बार सुनेंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय। 21 बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, याद कीजिए। सबका धन्यवाद।